हेलो बच्चों, मैं आपका यासर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग इकोलॉजी में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, आपको पता होना चाहिए। हम लोग अभी एबायोटिक फैक्टर पढ़ रहे हैं। एबायोटिक फैक्टर में मैंने आपको लाइट पढ़ा दिया और अभी हम लोग चल रहे हैं टेम्परेचर के साथ। बच्चों, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये थोड़ा लंबा चल रहा है क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग सिंगली प्लांट्स में देख रहे हैं, फिर एनिमल्स में देखेंगे, फिर प्लांट का फिजियोलॉजी में देखेंगे कि प्लांट टेम्परेचर के कारण फिजियोलॉजी को कैसे बदल लेता है और प्लांट्स टेम्परेचर के कारण अपना मॉर्फोलॉजी को कैसे बदलता है। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। एंड में सब्सक्राइब करना है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर के कारण कुछ प्लांट्स अपना मॉर्फोलॉजी बदल दिए हैं, यानी प्लांट अपना मॉर्फोलॉजी को बदल के टेम्परेचर का प्रभाव को अपने ऊपर कम कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ओपोन्शिया, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो ओपोन्शिया है ये डेजर्ट प्लांट है। ये कैसा प्लांट है? डेजर्ट प्लांट है। आपको पता होना चाहिए डेजर्ट है तो टेम्परेचर ज्यादा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? वहां टेम्परेचर ज्यादा है, वहां वाटर भी कम है, यानी इनके पास दो समस्या एक साथ है। एक तो पानी नहीं है, ऊपर से तापमान ज्यादा, पानी उड़ेगा ज्यादा, पानी है ही नहीं। तो इन्होंने अपना मॉर्फोलॉजी को बदल लिया। क्या किया? ये अपना स्टीम को थिन किया, फ्लैट किया, फ्लेशी ग्रीन किया। यानी और सब प्लांट्स के कंपेयर में ये अपना स्टीम को थिन कर लिया है, फ्लैट कर लिया है, फ्लेशी ग्रीन किया, ताकि इसका जो स्टीम है वहीं से फोटोसिंथेसिस हो सके। यानी ये अपना स्टीम को थिन, बच्चों थिक, फ्लैट फ्लेशी ग्रीन कर दिया, फ्लेशी टाइप से कर दिया। यानी इसका स्टीम के अंदर वाटर स्टोर हो सके, क्योंकि इसको वाटर का बहुत ज्यादा नीड है, ऊपर से वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है। तो इस स्टीम को एक फ्लेशी ग्रीन टाइप से कर दिया ताकि उसके अंदर वाटर को वो स्टोर कर पाए, होल्ड कर पाए। अब देखिए, क्योंकि आपको पता होगा बच्चों, जो चीज जितना ज्यादा टफ होता है, जो चीज जितना ज्यादा ड्राई होता है, उस चीज के अंदर वाटर का कंटेंट उतना ही कम होता है। अगर ये नॉर्मल प्लांट के जैसा अपना स्टीम को ज्यादा मजबूत करने के चक्कर में अगर उसको वो थोड़ा ज्यादा ही सॉलिड कर पाता, या फिर उसको ज्यादा ये मजबूत करने के चक्कर में अगर उसको फ्लैशी नहीं रखता, लचीलापन नहीं रहता, उसमें वाटर कंटेंट नहीं रख पाता, तो इसको प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए यहाँ पानी सेव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके चक्कर में इन्होंने अपना ये सब स्टीम को फ्लेशी ग्रीन कर दिया, ग्रीन फोटोसिंथेसिस भी हो जाएगा, फ्लैट टाइप से कर दिया, थिक कर दिया। अब देखिए, लीव्स को इन्होंने कांटा में बदल दिया, क्योंकि लीव्स क्या करेगा बच्चों? लीव्स से ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर का लॉस होगा। आपको समझ में आना चाहिए, हम लोग को पता है लीव्स में स्टोमेटा होता है, और लीव्स जब जब स्टोमेटा खुलेगा तब तब लीव्स में गैसेस का एक्सचेंज तो होगा, लेकिन एट ए टाइम वाटर का लॉस भी हो जाता है। तो इन्होंने अपना लीव्स को स्पाइन में कर दिया और स्टीम को कुछ ऐसा कर दिया जिससे वाटर को सेव कर पाए। चलिए, कैलोट्रॉपिस और नेरियम का अगर मैं बात करूं तो इनके पास थिक क्यूटिकल होता है। सर ये थिक क्यूटिकल क्या है? आपको पता होना चाहिए, जो लीव्स होता है, लीव्स के ऊपर मानिए तो एक एक्स्ट्रा वॉक्स का लेयर होता है। वॉक्स मानिए तो ये एक नेचुरल वॉक्स है, लीव्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होता है। अब ये एक्स्ट्रा लेयर अगर मानिए किसी में मोटा होगा तो क्या होगा? मोटा होने से क्या होगा? इसके अंदर से पानी कम उड़ेगा, यानी ट्रांसपीरेशन का इफेक्ट इसमें कम होगा, वाटर लॉस कम होगा। अब देखिए, यहां पर जैसे कैलोट्रेबिस एंड नीरियम का मैं बात कर रहा हूं, इनका क्यूटिकल थिक होता है, यानी एक्स्ट्रा मोटा लेयर इसका पत्ता में बैठा हुआ रहता है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि इनका लीव्स से वाटर लॉस कम होगा। उसके बाद ये अपना स्टोमेटा को संकेन स्टोमेटा कर लिया। सर संकेन स्टोमेटा मतलब ये अपना स्टोमेटा को डीप में रखा है। डीप मतलब ये अपना स्टोमेटा को अंदर भर के रखा है, यानी लीव्स में भी एकदम सरफेस में नहीं रखा है, क्योंकि सरफेस में रहेगा तो वहां पर टेम्परेचर का ज्यादा असर होगा, तो ये ज्यादा वाटर लॉस करेगा। इसीलिए मानिए
अब देखिए स्टोमेटा क्या होता है, माने लीव्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए, यानी CO2 अंदर और ऑक्सीजन बाहर करने के लिए गैसियस एक्सचेंज के लिए ये लीव्स में छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर स्टोमेटा जितना ज्यादा सरफेस में होगा उतना ज्यादा उस डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा, ये गैसेस एक्सचेंज करने के चक्कर में उस टाइम वहां से वाटर लॉस भी हो जाएगा। तो होता क्या है कि अपना स्टोमेटा को संकन यानी डीप में रखा है, अंदर रखा है, ताकि वहां का वाटर लॉस ना हो या फिर कम हो। स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस हाइपोस्टोमेटिक लीव्स, यानी वाटर लॉस कम। यानी और ये क्या करता है भाई, स्टोमेटा का मेन काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज करना। तो लीव्स का अगर लोअर सरफेस में स्टोमेटा हो तो क्या गैस एक्सचेंज नहीं होगा? होगा। लेकिन इन्होंने अपना स्टोमेटा को नीचे ही रखा, ऊपर नहीं रखा, क्योंकि ऊपर करेगा तो सनलाइट का भी असर होगा, यानी गैसेस एक्सचेंज तो हो तो जाएगा लेकिन वाटर लॉस भी हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपना नीचे स्टोमेटा बनाया, नीचे स्टोमेटा रखा ताकि वाटर लॉस ना हो। ये सब क्या हो रहा है, ये सब मॉर्फोलॉजी बदल रहा है, प्लांट्स अपना अपना मॉर्फोलॉजी में बदलाव कर रहा है टेम्परेचर के कारण। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। चलिए और मैं बात करूं अगर प्रोसोपिस का, प्रोसोपिस या अपना लीव्स को पिन्नेट कंपाउंड बना लेता है। सर पिन्नेट कंपाउंड मतलब बच्चों आपको पता होना चाहिए, कुछ प्लांट्स का लीव्स कुछ इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से हो जाता है। मैं आपको अच्छे से याद दिलाऊं कि आपको नीम का पत्ता याद आ रहा है, सहजन का, मैं एग्जैक्टली पूरा नहीं बना पा रहा हूं बट मैं थोड़ा थोड़ा बनाने का कोशिश कर रहा हूं। ये एक पूरा लीव्स है, इन लीव्स को इन्होंने कुछ इस तरीके से ये कर लिया। ये करने से क्या हुआ, ये लीव्स को छोटे 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 टुकड़े में यानी लीफलेट में बदल दिया। इन सबको हम लोग बोलेंगे लीफलेट। नहीं, छोटा 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 पूरा ये लीव्स को छोटा छोटा लीव्स में बनाने से क्या हो गया, ऑल ओवर सरफेस एरिया कम हो गया। क्योंकि अगर पूरा में लीफ होता, एक बड़ा लीफ को ही काट के ऐसा बनाया गया है, तो सरफेस एरिया ज्यादा होता, और सरफेस एरिया हीट गेन और हीट लॉस का मैंने आपको फंक्शन बताया था। सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया से रिलेटेड है। अब सोचिए इस प्लांट ने इस तरीके से अपना लीफ को काट काट के छोटा 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 लीव्स बना लिया नीम के पत्ते के जैसे। इससे क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो गया। ऐसा लीव्स को हम लोग बोलेंगे पिन्नेट कंपाउंड। सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपीरेशन भी कम होगा। आप समझ रहे हैं, ट्रांसपीरेशन कम हुआ मतलब वाटर लॉस कम हुआ। तो ये सब वाटर को सेव करने के लिए कर रहे हैं। उसके बाद क्यूटिनाइजेशन यानी मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। कुछ कुछ प्लांट्स में एपिडर्मिस जो होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है, यानी एपिडर्मिस जो होता है वो एक से ज्यादा लेयर का बना हुआ रहता है। एक से ज्यादा लेयर बना रहने से क्या होगा, वो लीफ का अपर लेवल और मोटा होगा, और मोटा होगा तो इससे क्या होगा, वाटर लॉस और कम होगा, वाटर और अंदर रहेगा। आप मेरा बात को समझ रहे हैं, यहां सब वाटर सेव करने का चक्कर चल रहा है। सबसे पहला चक्कर इन्होंने वाटर को बचाने के लिए इन्होंने अपना स्टीम में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया, अपना लीफ को स्पाइन बना दिया और इसको फ्लेशी ग्रीन कर दिया ताकि ये वाटर को होल्ड कर पाए। फिर इन्होंने कैलोट्रोपिस और नीरियम ने क्या किया, थिक क्यूटिकल बनाया, यानी एक्स्ट्रा ऊपर लेयर वो मोटा कर दिया। जो प्लांट का लीव्स के ऊपर एक्स्ट्रा वॉक्सी लेयर होता है उसको ये मोटा कर दिया। स्टोमेटा को संकन यानी डीप में स्टोमेटा को ये रखा ताकि स्टोमेटा में गैस एक्सचेंज तो अच्छे से हो लेकिन वाटर लॉस मिनिमम हो। इन्होंने स्टोमेटा को लोअर सरफेस में रखा, हाइपोस्टोमेटिक लीव्स बोलेंगे ऐसा लीव्स को, वाटर लॉस कम। प्रोसपिस ने क्या किया, अपना लीव्स को ये छोटे 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 लीव्स में तोड़ के पिन्नेट कंपाउंड लीफ बना दिया, जिसका फोटो मैंने अभी यहां बनाया था। उससे सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया, ट्रांसपीरेशन कम हो गया। फिर क्यूटिनाइजेशन मतलब मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, जिसमें वाटर लॉस कम होगा, क्योंकि एपिडर्मिस मतलब होता है ऊपर का लेयर, यानी ऊपर का लेयर के ऊपर ये थिक क्यूटिकल होता है। बट एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस ये एक्चुअल लेयर है, ये तो एक्स्ट्रा लेयर है। तो एपिडर्मिस अगर मानिए किसी का ज्यादा लेयर का होगा, मल्टी लेयर्ड होगा, तो वहां भी वाटर लॉस कम होगा। अब देखिए ये तो मॉर्फोलॉजी बदला था, यानी प्लांट ने अपना मॉर्फोलॉजी यानी आकार बदला था। प्लांट अपना बाहरी संरचना को बदल के, स्ट्रक्चर को बदल के, बाहरी शेप साइज में, बाहरी आकार में, बाहर या फिर कुछ छेड़खानी करके ये टेम्परेचर से बचने का कोशिश कर रहा था, ये वाटर को सेव कर रहा था। अब प्लांट कुछ फिजियोलॉजी भी करता है, मतलब सर कुछ इंटरनल चेंजेस भी होगा। प्लांट जो है, कुछ प्लांट
अपने अंदर भी बदलाव करता है। ये तो बाहरी बदलाव था सब, ये बाहर से आपको दिखाई मिलेगा, इन्होंने पत्ता तोड़ा, ये मोटा मोटा होगा, ये कुछ ऐसा है, ये सब बाहर से क्या, ये सब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुआ, मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट में आपको देखने के लिए, वो है टेम्परेचर के कारण। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी में कैसे बदलाव होता है, यानी जो कुछ प्लांट जो होता है वो अपना फिजियोलॉजी कैसे बदलता है टेम्परेचर के कारण। सबसे पहले हम लोग कैम पाथवे, देखिए कैम पाथवे हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म है क्रस्टुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। वैसे तो ये आपको डिटेल में, ये कैम पाथवे है क्या, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा फोटोसिंथेसिस में, मैं आपको पढ़ाऊंगा कैम पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन, C3 C4, मतलब प्लांट आपको पूरा वहां डिटेल में। बट आप ध्यान रखिए कैम का फुल फॉर्म ये है। अब देखिए इस कैम पाथवे में, अब ये कैम पाथवे जो है ये स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, जो प्लांट्स कैम पाथवे करता है वो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा रखता है। अब ये स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा मतलब सर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो क्रस्टुलेशियन एसिड, इसका मैं एक और पॉइंट कि क्रस्टुलेसी एक फैमिली होता है, क्रस्टुलेसी जो फैमिली होता है उसका एग्जांपल मैं उसका स्पीसीज एक बता रहा हूं, ब्रायोफाइलम, आप लोग नाम सुने होंगे ब्रायोफाइलम, यानी जिसका लीव्स जो होता है, उनका लीव से उसको हम लोग पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, यानी उसका लीव से फिर दोबारा प्लांट बन सकता है। इस तरीके से कुछ होता है ब्रायोफाइलम का पत्ता, यानी ब्रायोफाइलम का अगर ये यहाँ पर अगर टच कर गया, यहाँ पर अगर टच करेगा ये नीचे मिट्टी में, तो फिर वहां से जो है दोबारा यहाँ से प्लांट निकल के आ जाता है, ये ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम क्रस्टुलेसी फैमिली का है, ध्यान रहे, तो क्रस्टुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अब देखिए स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, इनका जो स्टोमेटा होता है वो स्कोटो एक्टिव होता है, मतलब ये रात को एक्टिव होता है। अच्छा, क्या रात को अगर स्टोमेटा एक्टिव हो तो क्या गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा? होगा। कौन बोल रहा है खाली दिन में गैस एक्सचेंज करो? रात को गैसेस एक्सचेंज करो, रात को भी CO2 मिलता है, रात को भी ऑक्सीजन रहता है एनवायरनमेंट में। सर रात को स्पेशली स्टोमेटा को एक्टिव करने से और दिन को बंद रखने से क्या फायदा है? फायदा ये है कि अगर हम दिन को स्टोमेटा खोलते हैं तो हमारा वहां से वाटर लॉस होने का चांसेस है। स्टोमेटा खुलेगा, काम तो वो गैसेस एक्सचेंज के लिए खुल रहे हैं, लेकिन खुल तो गया, खुलेगा तो सनलाइट आएगा, और सनलाइट आएगा तो वहां से वाटर लॉस होगा। तो देखिए ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना स्टोमेटा को रात को एक्टिव कर रहे हैं, यानी डे को क्लोज और नाइट को ओपन। तो स्कोटो मतलब एक्टिव मतलब होता है रात को एक्टिव रहता है, इसलिए इसको लिखा हुआ स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा। यहां क्या होगा? क्लोज रहेगा, ट्रांसपिरेशन माने कम, वाटर लॉस कम। तो ध्यान रखिए इसको तो एक्टिव मतलब रात को एक्टिव रहेगा, यानी रात को स्टोमेटा खुलेगा तो गैस एक्सचेंज रात को होगा, तो वहां क्या होगा कि रात को टेम्परेचर कम रहेगा, रात को सनलाइट नहीं रहेगा तो वाटर लॉस कम होगा, बट गैस एक्सचेंज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर एरियल प्लांट्स, देखिए हाई टेम्परेचर एरियल प्लांट्स क्या करता है? वैसा प्लांट जो हाई टेम्परेचर एरिया में रहता है वो अपना फिजियोलॉजी में एक और चेंज करता है। वो क्या करता है? वो हाई टेम्परेचर अपना सेल्स में प्रोलीन और सॉर्बिटोल, प्रोलीन और सॉर्बिटोल ये दोनों अपना सेल के अंदर वो लोग एक्स्ट्रा रखते हैं। यानी हाई टेम्परेचर एरियल प्लांट्स अपना सेल के अंदर जो है वो लोग प्रोलीन और सॉर्बिटोल रखता है, प्रोलीन और सॉर्बिटोल। ये रखने से सर क्या होगा? ये सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बढ़ाएगा? मतलब ये सेल के अंदर का जो है, मानिए तो ये एक प्रकार से ये सेल के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? सेल के अंदर बाहर से वाटर आएगा। सर बाहर से वाटर क्यों आएगा? सोचिए हाई टेम्परेचर एरियल प्लांट्स के लिए समस्या क्या है? इनका समस्या यह है कि इनका सेल में वाटर कम रहता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर हाई है तो वाटर लॉस होगा। तो ये प्रोलीन और सॉर्बिटोल क्या करता है? अगल बगल का पानी को खींच के सेल के अंदर डालता है। यानी हाई टेम्परेचर के कारण जो वाटर उड़ रहा था ये इधर उधर से पानी को कलेक्ट करके उसमें जो है सेल को ड्राइनेस से बचाता है। तो मैं एक बोल दूं ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ाएगा, ऑस्मोटिक सेल इंक्रीज, इससे वाटर गेन होगा। वाटर गेन हुआ मतलब वाटर लॉस को ये नहीं होने दिया। तो मैं बोलूंगा वाटर लॉस को कम करता है। कैसे? वाटर को गेन करके। वाटर गेन क्यों होता है? क्योंकि ये सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है और उसके कारण सेल का अगल बगल का पानी सेल के अंदर खींचा आ जाता है। अब देखिए बच्चों, मैं यहां दिखाया प्रोलीन सॉर्बिटोल है अगर सेल के अंदर तो ये अगल बगल का एक्स्ट्रा पानी को खींचता है। ये हाई एरियल प्लांट है तो इनको वाटर इंपॉर्टेंट है इनके लिए, तो ये क्या करता है? इस तरीके से पानी का जुगाड़ करता है।
उसके बाद हाई टेम्परेचर एरियल प्लांट और भी बुद्धि लगाता है, प्रेजेंस ऑफ चैप्रोनिन। ये चैप्रोनिन प्रोटीन जो है ये क्या करता है, ये मानिए हीट शॉक प्रोटीन है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हीट को शॉक करता है, एब्जॉर्ब करता है। अच्छा आप सोचिए, अगर मैं ये शर्ट हीट शॉक बोलूं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मेरे अंदर का हीट को ये शॉक करेगा, यानी उसको एब्जॉर्ब करेगा और ये अपने अंदर रखेगा। अच्छा सोचिए, अगर मेरे अंदर का हीट ये निकाल के रखेगा, खुद में रखेगा, मुझे गर्मी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे अंदर का हीट आ रहा है और ये उस हीट को शॉक कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी प्रकार जैसे कि प्रेजेंस ऑफ चैप्रोनिन प्रोटीन, चैप्रोनिन प्रोटीन अगर होगा तो वो हीट शॉक का काम करेगा, यानी एक्स्ट्रा बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट्स का, और एक्स्ट्रा बॉडी हीट का प्लांट्स का एब्जॉर्ब करने से प्लांट को ठंडक पहुंचता है, यानी प्लांट जो है हाई टेम्परेचर से राहत मिल गया। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं वहां पर प्लांट्स मॉर्फोलॉजी को बदल रहा था टेम्परेचर के कारण, इधर फिजियोलॉजी को चेंज कर रहा है, फिजियोलॉजी में कुछ ना कुछ चेंजेस ला रहा है। तो ये था आपका मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन, ये आप बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, यानी प्लांट्स जो है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ये है, मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन वो है। रीजन क्या है, टेम्परेचर। तो बच्चों ध्यान रहे, आप लोग एक काम कीजिए, इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे और कुछ जानते हैं टेम्परेचर के बारे में और उसका प्रभाव कुछ और देखेंगे। हाँ बच्चों आप लोग नोट कर चुके होंगे, और देखिए हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट को यहाँ पर खत्म करने के लिए ये लास्ट चीज आपको बता रहा हूँ टेम्परेचर से जो रिलेटेड है, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर, टेम्परेचर का बिहेवियर पर क्या फर्क पड़ता है हम लोग उसको देखते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ शब्द लिखा हुआ है माइग्रेशन और यहाँ लिखा है सस्पेंशन। ये माइग्रेशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है? माइग्रेशन मतलब होता है एरिया स्केप करना, यानी कोई प्लांट या फिर प्लांट तो हालांकि माइग्रेट कहाँ कर सकता है, मैं अगर किसी एनिमल का बात करूं, कोई एनिमल को स्पेशली किसी पार्टिकुलर सीजन में प्रॉब्लम हो रहा है, मानिए ये कोई बर्ड है, इस बर्ड को इस एरिया में ये रह रहा है, यहाँ पर मानिए समर सीजन आ गया, समर सीजन, लेकिन गर्मी से इन्हें प्रॉब्लम है, गर्मी से इन्हें दिक्कत है, तो ये यहाँ से यहाँ स्केप करके एक ऐसा एरिया चला जाएगा, एरिया 1 से एरिया 2, जहाँ पर मानिए विंटर हो या फिर जहाँ पर टेम्परेचर कम हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। यानी माइग्रेशन का मतलब एरिया ही छोड़ दिया इसने, फिर जैसे ही नॉर्मल टाइम आएगा, सामान्य समय आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। यानी अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को एक एरिया से दूसरा एरिया ले जाना, यही माइग्रेशन है। और अगर स्पेशली ये टेम्परेचर के कारण हो रहा है तो थर्मल माइग्रेशन, कुछ स्पीसीज रिप्रोडक्शन के कर रहा है तो रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन, यानी कोई स्पीसीज मानिए वो गर्मी वाला इलाका में रह रहा है, लेकिन स्पेशली उन्हें अंडा देने के लिए, यानी उनका एग को हैच करने के लिए, मानिए उसको अगर ठंड वाला इलाका चाहिए तो वहां से वहां जाएगा। उल्टा भी हो सकता है कि ठंड वाला से गर्मी वाला इलाका जाए, तो ये आपका माइग्रेशन है। माइग्रेशन मतलब जब कोई एनिमल्स या फिर बर्ड्स एक जगह छोड़कर दूसरा जगह चला जाता है अपना फेवरेबल कंडीशन पाने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन में खुद का एरिया बदल लेना, यही माइग्रेशन है। तो मैं बोल सकता हूं, देखिए बच्चों एरिया 1 से एरिया 2 में फिर जब टाइम आए एरिया 2 से एरिया 1 में वापस आ जाना, यही माइग्रेशन है। इसका एग्जाम्पल है, मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, हो सकता है आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं आर्कटिक टर्न, अब तक का मानिए लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट इनका देखा गया है, आर्कटिक टर्न का। ये आर्कटिक टर्न नॉर्थ पोल से साउथ पोल, यानी अर्थ का, पृथ्वी का मानिए तो ये एक साइड से दूसरा साइड जाता है हर साल। आर्कटिक टर्न नॉर्थ पोल से साउथ पोल और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक टर्न का माइग्रेशन। बच्चों वैसे तो इनका रीजन रिप्रोडक्शन बताया जाता है कि आर्कटिक टर्न को वैसे तो ये यहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से फिर वो उस इलाका में डेवलप होने के लिए जाते हैं, फिर वहां से जब रिप्रोडक्शन का टाइम होगा फिर उस जगह में चला जाएगा। यानी ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है मानिए, तो वो
नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये आर्कटिक टर्न का माइग्रेशन, ये मानिए तो ये 25,000 माइल यानी लगभग 40,000 किलोमीटर तक ये माइग्रेशन में तय करते हैं। और मैं एग्जांपल बताऊं, बाइसन, ये मानिए बैफेलो एक प्रकार का जो समर रेंजेस इलाका से विंटर रेंजेस इलाका और विंटर रेंजेस से समर, यानी मानिए ये समर रेंज यानी जहां पर गर्मी वाला इलाका है वहां से ये ठंड की तरफ जाता है और फिर जब यहां पर गर्मी सामान्य नॉर्मल हो जाएगा फिर वहां से ये लौट के यहां आ जाएगा। यही माइग्रेशन है। तो ध्यान रहे बच्चों, आपको इसे रीजन याद नहीं रखना है, ना ही एग्जाम में कभी रीजन पूछा जाएगा। सिंपली आपको यह पूछा जाएगा इनमें से कौन कौन माइग्रेट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आर्कटिक टर्न, ये भी नहीं पूछेगा आपको कहां से कहां ये माइग्रेशन करते हैं, ये भी आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, रीजन भी नहीं पूछा जाएगा, बट आपको इतना कुछ इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आपको याद रहे। बच्चों ध्यान रहे, बाइसन समर रेंजेस इलाका से विंटर रेंजेस और विंटर रेंजेस से समर रेंजेस, यानी यहां अगर गर्मी बढ़ गया यहां से ये विंटर वाला इलाका में चला जाएगा, फिर विंटर में जहां गर्मी बढ़ने लगेगा फिर वहां से ये इस इलाका में आ जाएगा। तो देखिए कैरिबो, ये मानिए नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ये भी माइग्रेट करते हैं। बस सुनिए, आपको ये ध्यान रखना है कि ये माइग्रेटरी एनिमल्स है ये, और ये दोनों मैमल है, ये बर्ड है, सैल्मन फिश है। यानी मैंने आपको बर्ड का एग्जांपल दिया, मैमल्स का एग्जांपल दिया, अब फिश, सैल्मन फिश, ये मैराइन वाटर, मानिए ये जो फिश है, ये जो फिश है जब ये मैराइन वाटर में एडल्ट हो जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं, तब इनका मन करता है अब इनको एग यानी अंडा देने का समय आ गया। अब ये क्या करेगा, मैराइन वाटर से यानी सी वाटर से ये फ्रेश वाटर यानी धीरे धीरे रिवर की तरफ आएगा। ध्यान रहे बच्चों, सैल्मन फिश रिवर की तरफ आएगा यानी फ्रेश वाटर में आ रहा है, फिर वहां पर ये अंडा देगा, एग हैच होगा और यहां से बच्चे फिर मैराइन वाटर में चले जाएंगे, फिर वही मैराइन वाटर में ये बच्चे बड़े होंगे, फिर वो बड़े होने के बाद फिर फ्रेश वाटर में आएंगे, फिर यहां से वो एग वगैरह देंगे, फिर इनका बच्चा वहां जाएगा। तो ध्यान रहे ये भी माइग्रेशन है, मैराइन से फ्रेश वाटर से मैराइन, फिर मैराइन से फ्रेश वाटर यानी सी और रिवर। तो ध्यान रहे बच्चे, ये मैराइन वाटर मतलब सी वाटर या ओशियन वाटर का मैं बात कर रहा हूं, फ्रेश वाटर मतलब रिवर का बात कर रहा हूं। सैल्मन फिश का ये साइबेरियन क्रेन, बच्चों आपको पता होना चाहिए जो ईस्टर्न साइबेरियन क्रेन होता है यानी ईस्ट में पाए जाने वाले साइबेरियन क्रेन, ये माइग्रेट करते हैं मानिए चाइना की तरफ, और जो वेस्ट में साइबेरियन क्रेन पाया जाता है वही माइग्रेट करते ईरान और इंडिया में। यानी ये ईरान में और इंडिया में ये वेस्टर्न यानी साइबेरियन क्रेन्स ये हर साल इंडिया में आता है, राजस्थान में भरतपुर में। राजस्थान का एक जगह है भरतपुर, वहां आपको साइबेरियन क्रेन देखते हुए मिल जाएगा। ये वेस्टर्न साइबेरियन क्रेन है जो मानिए एक बीच में बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पार करके यानी रशिया को पार करते हुए इंडिया आता है और ईरान भी आता है। कौन, साइबेरियन क्रेन, ये माइग्रेट करता है। वेस्टर्न साइबेरियन इंडिया और ईरान आता है, ईस्टर्न साइबेरियन चाइना की तरफ आता है। इनका भी रीजन आपको कुछ याद नहीं रखना है, अगर आपको याद रखना है तो ये याद रखना है कि इंडिया में भरतपुर में आते हैं बस, और ये लोग माइग्रेट करते हैं। अब देखिए, वैसे तो आपको जितना सिंपली माइग्रेशन पढ़ाया जा रहा है ऐसा होता ही नहीं है, कई सारा रीजन होता है माइग्रेशन का। कभी प्रेडेटर्स के डर से, कभी मानिए रूट, कभी मानिए पीरियोडिक, कभी लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, उतना डिटेल्स में नहीं, आपको शॉर्टली बताया गया है माइग्रेशन क्या होता है और ये लोग माइग्रेटरी एनिमल्स है। अब देखिए सस्पेंशन, जो लोग माइग्रेट नहीं कर सकते वो सस्पेंशन करेंगे। सस्पेंशन मतलब मानिए आपके सामने कोई भड़क रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, आंख बंद कर लीजिए कुछ देर तक, वो चला जाए, फिर आंख खोलिए। आपने क्या किया, आपने एरिया और इलाका नहीं बदला, आपने अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को बंद कर लिया, यही सस्पेंशन है। यानी सस्पेंशन का मतलब यह है अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को लॉक कर देना, खुद को बंद कर देना, यही सस्पेंशन है। मैं आपको बताऊं,
जैसे कि सस्पेंशन में टाइम स्केप आप बोल सकते हैं, एक हिसाब से यहाँ एरिया चेंज कर दिया, ये टाइम को स्केप कर रहा है, यानी टाइम को भगा रहा है, टाइम को पास कर रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में। हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, पोलर बियर, आप नाम सुने होंगे पोलर बियर का। ये पोलर बियर विंटर में स्लीप करते हैं, लगभग ये 6 महीना तक सो जाते हैं। ये 6 महीना में विंटर सीजन को निकालने के लिए, ताकि विंटर सीजन का प्रभाव इसके ऊपर ना पड़े, ये पोलर बियर 6 महीना तक आराम से सो जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप। उसके बाद एस्टिवेशन, समर स्लीप। फ्रॉग्स समर के टाइम में, गर्मी के टाइम में फ्रॉग्स को प्रॉब्लम हो जाता है। ये फ्रॉग क्या करते हैं, ये गर्मी के समय में सॉइल के अंदर ये अपने आप को घुसा देते हैं और वहां पर ये सो जाते हैं। इस केस में हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन यानी हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, एस्टिवेशन, समर स्लीप। ये पोलर बियर, इसका एग्जांपल है फ्रॉग। अब देखिए डायापॉज। डायापॉज मतलब स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, यानी कुछ ऐसा भी स्पीसीज है या फिर कुछ ऐसा सीड है, कुछ ऐसा प्लांट्स है जो अपने आप को, ये लोग भी एक हिसाब से सस्पेंशन करते हैं, टाइम से स्केप करते हैं। आप देखे होंगे पोलर बियर ने जगह नहीं बदला, ये वहीं पर अपने आप को सुला दिया, इन्होंने भी जगह नहीं बदला, तो ये सब सस्पेंशन में आ रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर सीड डॉर्मेंसी, सीड को, जब सीड को सोचिए, अगर सीड को जिंदा रहना है, अगर इस सीड को जिंदा रहना है और अभी फेवरेबल कंडीशन भी नहीं है, यानी ये सीड जिंदा रहना चाहता है लेकिन इसके लिए फेवरेबल कंडीशन ये नहीं है, इसको सॉइल में नहीं रखा गया है, इसको पानी भी नहीं मिल रहा है, इसको सॉइल नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, बट इसको जिंदा रहना है, तो ये क्या करेगा, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बहुत कम कर लेगा, यानी अपने अंदर सारा एक्टिविटीज को बहुत स्लो तरीके से चलाएगा ताकि ये किसी तरह बस जिंदा रह पाए, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये फिर वहां पर अच्छा ग्रोथ करेगा, ये दोबारा एक प्लांट्स का रूप ले लेगा। सीड डॉर्मेंसी में जो सीड होता है वो एक हिसाब से जर्मिनेट करने के लायक नहीं रहता है, वो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेट को एकदम कम करके रखता है। अब देखिए, जैसे मैं बात करूं सिलेजिनेला का, सिलेजिनेला क्या करता है, मॉइस्ट में जैसे सिलेजिनेला क्या करेगा, जैसे मॉइस्ट रहेगा ये खुला रहेगा, आराम से यहां पर खड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा धूप होगा, बहुत गर्मी होगा, ये अपने आप को कुछ ऐसा कर लेगा, ये मानिए घुमा दिया है, यानी गोल 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 ये घूम जाता है ताकि ये ऐसे करके अपना सरफेस एरिया को कम करेगा। मॉइस्ट है, वाटर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही ये गर्मी हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को गोल गोल घुमा लेगा, ये अपने आप को किसी तरह समेट के रखता है ताकि वहां पर ये बस किसी तरह कुछ टाइम तक, कुछ समय तक ये जिंदा रहे, फिर बहुत टाइम तक ऐसा रहेगा, फिर वो जैसे बैड कंडीशन निकल जाएगा, फिर ये अपने आप को घुमा फिरा के ठीक कर देगा। तो देखिए सिलेजिनेला ऐसा करेगा। स्पोर्स ऑफ लोअर प्लांट, कुछ लोअर प्लांट का स्पोर, माने स्पोर है, स्पोर को पता है कि फिर मुझे नेक्स्ट टाइम जर्मिनेट करना है, एक न्यू प्लांट बनाना है, उससे पहले ये अपने आप को डायापॉज कंडीशन में रखता है, यानी अपने आप को स्पोर जो है उसके अंदर सारा एक्टिविटीज को एकदम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर देता है अनफेवरेबल कंडीशन में। सोचिए अनफेवरेबल कंडीशन में इस सीड को वाटर नहीं मिल रहा है, स्पोर को पानी नहीं मिल रहा है, स्पोर को ठीक से वो जो नीड चाहिए नहीं मिल रहा है, उस टाइम अगर वो ज्यादा यूज करेगा तो स्पोर खत्म हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन में किसी तरह अपने आप को बचा के रखता है, अपने एक्टिविटीज को स्लो हिसाब से चलाता है, इसी को हम लोग डायपोज कहते हैं, ताकि फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आए ये दोबारा से उठ के जिंदा रहेगा, तभी तो ये फिर दोबारा न्यू प्लांट बनाएगा या फिर आगे की तरफ प्रोसेस और बढ़ाएगा। जूप्लैंक्टन भी मानिए डायापोज करता है, यानी जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगा ये लोग अपने आप को डायापोज कर लेता है, यानी अपने आप को ये लोग किसी तरह बस सस्पेंडेड करके रखता है, अपने आप को होल्ड करके रखता है और फेवरेबल कंडीशन का वेट करता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये लोग फिर से अपना अच्छा ग्रोथ स्टार्ट करेगा। तो बच्चों
मैं आपको बता दिया अभी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और बिहेवियर। मैंने आपको पढ़ाया माइग्रेशन यानी एरिया स्केप किया, मैंने आपको पढ़ाया सस्पेंशन यानी टाइम स्केप किया, उसमें भी एग्जाम्पल बताया, इसमें भी एग्जाम्पल बताया। आपको ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स एग्जाम में आएंगे, नीट में बहुत पूछे जाते हैं। ध्यान रहे बच्चों, आप लोग नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसी टॉपिक है लेकिन कुछ अलग चीज के साथ।